हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे ना। चलिए, एवरेज में कुछ कंसेप्ट हम बता दिए थे। फार्मूले तो आपको अच्छे से याद है ना, और टोटली समझ में आ रहा है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज का हमारा एक अलग ही टाइप का सवाल रहेगा और उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये बताता है कि मान लीजिए जितने भी प्रेक्षण हुए हैं, तो अगर सभी प्रेक्षणों में जिस संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो हमारा औसत भी जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उतने गुना हो जाएगा। ठीक है। और अगर सभी प्रेक्षणों में कोई एक ही संख्या लगातार जोड़ रहे हैं तो हमारा जो औसत है उसमें भी वही संख्या जुड़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए तो नए संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दिया है। 193.8 बी नंबर, 28.8 सी नंबर, 479.1 और डी नंबर कांट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि इसमें से क्या सही आंसर होगा, करके बताइए मुझे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 126 संख्याओं का औसत 951 है। ठीक है, 126 संख्याओं का औसत क्या है? 951 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा कर दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा औसत भी 0.2 गुना हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? नया औसत 0.2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज। ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है? और 3.6 में जोड़ दिया जाए, जो प्रत्येक संख्या है प्रत्येक संख्या में 3.6 जोड़ दिया जाए तो हमारा जो नया औसत आएगा उसमें भी 3.6 जुड़ जाएगा। बोलिए, 3.6 जुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो यही हमारा नया एवरेज निकल करके आ जाएगा और यही हमसे पूछा है कि नए सेट का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.2 से अगर इसमें गुणा होगा तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 पचे 10 के 0 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19, और एक अंक पे दशमलव है तो हम यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। 190.2 प्लस 3.6, जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 6 2 8 दशमलव 3 9 1, 193.8। कोई ऑप्शन है क्या? ए नंबर ऑप्शन है। एक ए नंबर ऑप्शन है 193.8। यही हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? बोलिए, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एक मैं सवाल आपको दे रहा हूं, आप करके बताएंगे। तीन संख्याओं में से तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं
संख्याओं के योग का 8/3 हिस्सा है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? ठीक है, आप बताएंगे। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। 16, 20, 22, 18। चलिए करके बताइए, फटाफट कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 संख्या हैं, तीनों संख्याओं में से जिनका औसत 22 है। एक बात मुझे बताइए, अगर 3 संख्या है, तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 22 है, तो योग क्या होगा? अरे आप फार्मूला पढ़े हैं ना कि औसत बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला आप पढ़े हैं ना। औसत क्या रहना चाहिए? औसत 22 रहना चाहिए। और संख्याएं कितनी हैं? तो 3 ठे प्रेक्षण दिया हुआ है, 3 संख्याएं हैं और तीनों का योग हमें नहीं पता है। योग कर लेंगे तीनों का, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड प्लस थर्ड। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो 3 है। तो 22 तिया का कितना हो जाएगा? 66। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर क्या हो जाएगा? 66, 66। बोलिए, तीनों संख्याओं का योग 66 हो जाएगा। तो ये बात मुझे फिर ना बताना पड़े कि अगर 3 संख्याओं का औसत 22 है तो उनका औसत 66 होगा। ठीक है ना। ये फार्मूले से आप लोग माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए, औसत 66, योग कितना होगा? 66 होगा ना। तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या प्लस थर्ड संख्या, इनका योग क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 8/3 हिस्सा है। ये जो पहली संख्या है, जो 2 अन्य संख्या बची हुई हैं, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनके योग का 8/3 हिस्सा है। अगर इन दोनों का हिस्सा 8 है तो इसका हिस्सा क्या होगा? इसका हिस्सा 3 होगा। 8/3 हिस्सा है, ठीक है ना। अगर इन दोनों का हिस्सा 8 है तो इसका 3 हिस्सा होगा। अरे ये वैसे आया है, अगर पहला हिस्सा 1 होगा तो दूसरी और तीसरी संख्या का योग का जो हिस्सा होगा इस पहली संख्या के 8/3 होगा। 8/3 होगा। तो ये 3 से इधर गुणा हो जाएगा तो 3:8 आ जाएगा। इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं ना आपको? 3:8, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, पहली संख्या 3 यूनिट है और दूसरी तीसरी दोनों संख्या का योग 8 यूनिट है। तो इन तीनों को मिला करके कितना यूनिट बन जाएगा? 11 यूनिट। और इन्हीं 11 यूनिट का मान तो दे रखा है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 66। बोलिए, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 6 आ जाएगा। तो किसका पूछा है? पूछा है कि 3 यूनिट का मान कितना होगा? पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या 3 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 6, तो 3 यूनिट का मान 18, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए मिटाता हूँ इसे। यदि x तथा 1/x, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, का औसत m हो,
तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। 1 माइनस एम स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन है। 1 माइनस 2m, सी नंबर ऑप्शन है। 2m स्क्वायर माइनस 1, और डी नंबर ऑप्शन है 2m स्क्वायर प्लस 1। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट, बोलिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा नोट बताने चाह रहा हूँ। वो अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है जो कि आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, हालांकि उसे डायरेक्ट याद रखा जाता है। नोट क्या है, ध्यान दीजिए। इफ़ मतलब यदि x प्लस 1/x बराबर k हो देन तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है ना? तथा अगर हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना रहे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, यदि x प्लस 1/x का मान k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता क्या है? तो k क्यूब माइनस 3k होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना? इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होता है, तथा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है ना? चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है x तथा 1/x, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा? ठीक है, तो देखिए, अगर औसत m है तो औसत बराबर क्या होता है? m बराबर, ये औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। तो किसका योग? x प्लस 1/x का योग बटे उनकी संख्या। तो संख्या कितनी है? एक संख्या, दो संख्या, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2m बराबर x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। तो अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, मतलब ये है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2m दिया है जो कि k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब 4m स्क्वायर माइनस 2 इतना होगा। ये x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का योग निकल करके आ गया, और योग में उनकी संख्या से भाग दे देने पर औसत निकल करके आ जाता है। तो संख्या कितनी है? 2 ठे है औसत निकालने के लिए, तो दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत निकल करके आ गया। तो कितना हो जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूरा बटे में 2, ये औसत है इतना, और इनका मान कितना आ गया? 2m स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन इज राइट है। ठीक है ना? सी नंबर ऑप्शन राइट है। समझ में आ रहा है क्या? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस नोट को याद रखिएगा, आगे भी काम करने वाला है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी
संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। इसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 256, 142, 288, 244। चलिए आप सॉल्व करके बताइए। सब कुछ आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने है और जो नोट याद रखना है हमें वो भी आपके सामने है। चलिए चीट करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या क्या मान लें हम, x मान लें, और उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब 1/x के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, का औसत 4 है। अगर औसत दो संख्याओं का औसत 4 है मतलब उनका योग 8 होगा। 8 होगा ना, बोलिए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इन दोनों संख्याओं का मतलब x का और 1/x का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा। इसके घन का मतलब घात 3 और व्युत्क्रम मतलब 1/x³। इसका मान क्या होगा यही पूछ रहा है, मान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों का योग निकाल लिया जाएगा और योग निकाल करके और 2 से भाग दे दिया जाएगा तो औसत भी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो x³ + 1/x³ कैसे निकलेगा। इफ़ x + 1/x = k, देन x³ + 1/x³ बराबर k³ - 3 क्या है। यहाँ पे k का मान क्या है, k का मान यहाँ पे 8 है। तो हमें यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x³ + 1/x³ बराबर k³ - 3k होता है तो 8 का क्यूब माइनस 3k, k का मान 8 है, 3 × 8। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, माइनस 8 3 का 24 होता है। चलिए घटा लेते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा और 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा और 488 हो गया। ये किसका मान आया, ये x³ + 1/x³ आया। ठीक है ना। अगर इन दोनों संख्याओं का औसत निकालना रहेगा तो हमें इस संख्या में 2 से भाग दे देना होगा। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 488 का आधा कितना होता है, 244 होता है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, यही औसत होगा, डी नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे मिटाता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a, b, c, d, e 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। 5 कोष्ठ में a + 4, बी नंबर ऑप्शन है a, b, c, d, e/5। सी नंबर ऑप्शन है
5 कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ई नंबर ऑप्शन है ए प्लस 4। चलिए आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए। चलिए सॉल्व किया जाए। ध्यान दीजिए, 5 संख्याएं हैं, कौन कौन सी? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। औसत क्या होता है बताइए, औसत क्या है होता है? तो मैं आपको बताया हूँ कि ठीक बीच वाली संख्या उनकी औसत होती है। अगर क्रम से कोई भी संख्या रहे, अगर कोई संख्या समांतर श्रेणी में रहे, तो ठीक बीच वाली जो संख्या होती है वो औसत होती है। क्योंकि ये क्या है, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो क्रमिक विषम संख्याएं हमेशा एक समांतर श्रेणी बनाती है, और क्रमिक सम संख्या भी हमेशा एक समांतर श्रेणी ही बनाती है। अगर समांतर श्रेणी में कोई भी सीरीज रहती है तो उसका औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो ये 5 संख्या दी हुई है, इनका औसत क्या होगी? तो ठीक बीच वाली संख्या सी होगी। ऑप्शन में सी नहीं है, ऑप्शन में सी नहीं है, तो हम क्या इसका आंसर देंगे? एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये ए है तो जो बी का मान हो जाएगा, अगर ये विषम संख्या है तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो सम होगा, लेकिन अगर 2 जोड़ते हैं तो विषम होगा। यही ना क्रम से होंगी, तो ये क्या होगा? ये a प्लस 2 होगा। इसी तरीके से ये a प्लस 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, औसत क्या होगा? c होगा, और c का मान कितना है? a प्लस 4 है, a प्लस 4 है। ई नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। यहाँ पे आप a का मान भी पुट कर सकते हैं, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर हम इसको 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, विषम संख्या है। ये 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, विषम संख्या है। समझ में आ रहा है क्या? तो a प्लस 4 हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? मिटा दूं? चलिए, यदि a, b, c, d, e, f, g लगातार सम संख्याएं हैं, j, l, j, k, l, m, n लगातार और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। a प्लस n बाई 2, बी नंबर ऑप्शन है l प्लस d बाई 2, सी नंबर ऑप्शन है 7d प्लस 5l बाई 12, और डी नंबर ऑप्शन है j प्लस सी प्लस n प्लस g अपान 5। ठीक है, चलिए आप इसे सॉल्व करके बताएंगे, फटाफट बताइए, बोलिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि a, b, c, d, e, f, g लगातार सम संख्या है। अगर लगातार सम संख्या है, इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो सीरीज में लिखी हुई है, ये सारी की सारी AP में होंगी, मतलब समांतर श्रेणी में होगी। अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में रहती है तो ठीक मध्य वाली जो
ठीक मध्य वाली जो संख्या होती है वही औसत बनती है। एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही एवरेज कहलाती है। तो इन सब में मिडिल नंबर क्या है? तो 3 इधर और 3 इधर, और मिडिल में ये है डी है, डी है ना। तो अगर 7 संख्याएं हैं जिनका औसत डी है तो योग क्या हो जाएगा? 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 7D हो जाएगा। बोलिए योग कितना हो जाएगा? योग 7D हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 लगातार विषम संख्याएं, लगातार अगर विषम संख्याएं होंगी तो वो भी एक समांतर श्रेणी की सीरीज बनाएगी, और जब समांतर श्रेणी की सीरीज बना लेगी तो ठीक मध्य वाली जो संख्या होगी वही एवरेज होगी। तो इन 5 संख्याओं की एवरेज क्या होगी? L होगी। अगर 5 संख्याओं की एवरेज L है तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 5L हो जाएगा। और कह रहा है कि इन दोनों का मतलब जो भी सीरीज दी हुई है इनका क्या आप निकालिए? औसत निकालिए। तो इनका सबसे पहले औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा? औसत बराबर इनका योग मतलब 7D + 5L, इनका योग बटे उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो 7 संख्या यहाँ पे है और 5 संख्या यहाँ पे है, तो 7 + 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 7D + 5L बटा 12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि सी नंबर आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए मिटा दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत k से कितना अधिक होगा? चलिए ऑप्शन क्या है आपके लिए, ध्यान दीजिए। 1.5, 2.5। चलिए आप इसे सॉल्व करके बताएंगे फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास, ठीक है। चलिए चलिए सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है? 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। हमें ये तो बताया नहीं है कि वो 7 प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो अपनी तरफ से हम 7 प्राकृतिक संख्या अपनी सुविधा के अनुसार उसे लिख लेंगे। कौन कौन सी होंगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 प्राकृतिक संख्या हो गई। इनका औसत k है। अच्छा, जो हम अपनी तरफ से जो सीरीज लिए हुए हैं इनका औसत क्या हो जाएगा? तो ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी जब होती है तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटे 2, तो 1 + 7 का आधा, 1 + 7 8 का आधा कितना? 4, और ये 4 मध्य वाली संख्या जो होगी यही एवरेज होगी। देख लीजिए, इसके इधर 3 संख्या, इसके इधर 3 संख्या, तो जो मिडिल नंबर होती है वही एवरेज बनती है, ठीक है। तो 4 है, यही इसी को वो क्या बोला है? इसी को वो 4 बोला है, ठीक है ना। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो अगली 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएंगे? 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी और 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनका नया औसत क्या होगा? तब पर भी तो ये समांतर श्रेणी में है,
तो समांतर श्रेणी में है तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, मतलब 1 + 10/2। 1 + 10/2 कितना हो जाएगा? 11/2, मतलब 5.5, 5.5। तो अब नया औसत कितना आ जा रहा है? नया औसत 5.5 आ रहा है, जो 5 और 6 के ठीक बीचों बीच होगा, 5.5। ठीक है, यही एवरेज होगा, न्यू एवरेज। तो पहले एवरेज 4 था, ठीक है ना, पहले औसत 4 था, अब बढ़ करके कितना हो गया? 5.5 हो गया। तो कितना बढ़ा है बताइए, कितना बढ़ा है? तो बढ़ा है 1.5। कितना बढ़ा है? 1.5 बढ़ा है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बोलिए, मिटा दूं? ठीक है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, m + 5, 11, 10 एंड डी नंबर ऑप्शन है आपके लिए m + 10। चलिए बताइए क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत m है। क्रमागत सम संख्या है तो ये तो बताया नहीं कि क्रमागत सम संख्या है कौन कौन सी, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इस क्रमागत सम संख्या को 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 ठे क्रमागत सम संख्या हम लिख लिए, ठीक है, जो कि एपी में होगी, समांतर श्रेणी में होगी, ठीक है, और क्रमागत सम संख्या भी है। अगर इनका औसत देखा जाए तो औसत ठीक मध्य वाली जो संख्या होगी वही होगी, तो 6 इसके मिडिल में है, तो 6 इनका औसत होगा, ठीक है। वो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 से भी देख सकते हैं, 2 + 10/2 मतलब कि 6 होगा, ठीक है। कह रहा है कि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, तो अगली 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 10 के बाद 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी और 20 होगी। यही तो 5 अगली सम संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी यहाँ से ना, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 अगली सम संख्या भी हम लिख लिए। तो अब औसत क्या हो जाएगा? अभी भी ये समांतर श्रेणी में ही बना रहा है, तो समांतर श्रेणी में है तो पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या 20/2, ठीक है। यही तो एवरेज निकलता है, 2 और 20, 22/2 मतलब कितना? मतलब 11। तो न्यू एवरेज क्या आ गया? 11 आ गया, मतलब 10 और 12 के बीच में है ना, यहाँ पे एवरेज होगा, नया एवरेज यहाँ पे होगा, कितना? 11, यही एवरेज है। तो पुराना एवरेज 6 था, नया एवरेज 11 आ गया, ठीक है। तो सवाल में पूछा क्या है? इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन 10 संख्याओं का जो औसत होगा, अगर पुराना औसत m है, अगर पुराना औसत ये m है, तो ये कितना होगा? ये m + 5 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अगर इसी m का मान 6 यहाँ पे रख दें हम, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा, जो कि हम नया एवरेज निकाल चुके हैं। तो आप 11 आंसर मत मारिएगा, ठीक है ना। ये
पुराना औसत m दिया है तो हमारा जो नया औसत आएगा m+5 आएगा, ठीक है ना। आपको ये वाला आंसर मार करके आना होगा, m+5 वाला। ए नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल है तो औसत में वृद्धि क्या है? औसत में वृद्धि क्या है? ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 3, 0, 17 और डी नंबर ऑप्शन है 8। ठीक है, सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत m है, तो हम अपनी तरफ से 5 क्रमागत विषम संख्या अपनी सुविधा के अनुसार ले लेंगे। 1, 3, 5, 7 और 9। इनका औसत m है और हमारा औसत क्या है? तो हमारा औसत ठीक मिडिल नंबर 5 है, ये 5 ही m होगा। ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो 9 के आगे 3 विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 11 होंगी, 13 होंगी और 15 होंगी। ठीक है ना, तो इनका औसत क्या आ जाएगा? तो 1 + 15/2 मतलब 8 होगा, मतलब यहाँ पे होगा न्यू एवरेज 8, ये एवरेज होगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 से बढ़ कर के 8 हो गया। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा है? तो प्लस का 3 बढ़ा है। बोलिए, पुराने एवरेज से नया एवरेज कितना बढ़ा है? तो प्लस का 3 बढ़ा है। तो ए नंबर ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 संख्याओं का औसत 0 है। इनमें से कितने इनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको 0, 15, 26, 20। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 27 संख्याओं का औसत 0 है। 27 संख्या है जिनके औसत 0 है। इनमें से अधिकतम कितने 0 से अधिक हो सकते हैं? अधिकतम 0 से अधिक कितने हो सकते हैं? एक बात मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि 27 संख्याएं हैं
और 27 संख्याओं में से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, अधिकतम की बात कर रहा है। तो औसत शून्य कब होगा? औसत शून्य तब होगा जब संख्याओं का योग बटा संख्या, ठीक है, यही होता है ना, या फिर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये औसत होता है। तो औसत शून्य कब होगा? ये औसत शून्य कब होगा? देखिए, प्रेक्षण है तो प्रेक्षण तो कभी भी शून्य हो नहीं सकता, प्रेक्षणों की संख्या तो शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेक्षण किया गया है। इसमें 27 प्रेक्षण किया गया है, ठीक है ना, इस संख्या की जगह 27 है। अब डिपेंड सिर्फ एक चीज़ पे पड़ती है कि औसत शून्य होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए। अगर संख्याओं का योग शून्य होगा, उसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ औसत शून्य होगा। अदरवाइज अगर संख्याओं का योग शून्य नहीं होता है तो औसत भी शून्य नहीं होगा। तो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के योग पर डिपेंड कर रहा है कि संख्याओं का योग का शून्य होना जरूरी है इसके औसत को शून्य होने के लिए, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग कब शून्य होगा? 27 संख्या है और 27 संख्या में से कह रहा है कि अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। मतलब शून्य नहीं होगा, शून्य से अधिक होगा, मतलब जो संख्याएं लेंगे वो प्लस में लेंगे, तो अधिकतम कितना ले सकते हैं। तो आप ध्यान भी दीजिए, 27 संख्याएं हैं, तो 27 संख्याओं में से मैं 26 संख्याओं को प्लस में अधिकतम ले सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे 1 2 3 4 5 सबको जोड़ा जाए, इसी तरह 6 7, ठीक है ना, 7 8, ऐसे करके 26 संख्याएं मैं प्लस में लूँगा और एक ही 27वीं संख्या मैं माइनस में लूँगा और मैं उस 27वीं संख्या को इतना बड़ा ले लूँगा कि इन 26 संख्याओं को जोड़ेंगे तो जितना मान आएगा उतना उसे निगेटिव में ले लेंगे, ठीक है ना। अगर इन 26 संख्याओं को जोड़ करके मान लीजिए 115 आ रहा है, तो ये जो लास्ट वाली 27वीं संख्या होगी ना, इसे हम डायरेक्ट माइनस का 115 ले लेंगे, ये 27वीं संख्या होगी, ठीक है। तो अधिकतम हम कितनी संख्याओं को प्लस में लिख सकते हैं? तो अधिकतम हम 26 संख्याओं को प्लस में लिख सकते हैं। औसत शून्य बनाना है तो 26 संख्याओं को प्लस में ले सकते हैं और एक संख्या को इतना बड़ा ले लेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, तो प्लस माइनस से आपस में कट जाएंगे और औसत शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं था, इसे सॉल्व करना ही नहीं था, इसे सिर्फ जुबानी करना था और इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो 26 इसका राइट आंसर होगा कि 26 संख्याएं शून्य से अधिक ले सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतम मिटा दूं मैं इसे, चलिए अगला क्वेश्चन है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। उनमें से अधिकतम कितनी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 1086, 1087, 1088, 1089, ठीक है। आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। औसत को शून्य बनाना है, कब बनेगा? ये तो 1088 संख्या है, ठीक है ना।
ये 1087 जो संख्या है, जो प्रेक्षण हुआ है 1088 बार, तो 1088 बार जो संख्याएं ये लिखी हुई हैं, इन सब का योग करेंगे, इन सब का योग करेंगे और अधिकतम कितनी संख्याएं सकारात्मक हो सकती हैं, मतलब प्लस में आ सकती हैं। तो 1088 में से 1087 हम ऐसी संख्या लेंगे जो क्या होंगी, जो प्लस में होंगी, और एक संख्या हम इतनी बड़ी ले लेंगे कि ये संख्या इन सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद इनको शून्य कर दे। अगर मान लीजिए 1087 संख्याओं को हम जोड़ करके और 9 लेकर के आ गए, ठीक है ना, तो ये 1088वां जो संख्या होगी ना, ये माइनस का 9 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस से ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1088 संख्याओं में से 1087 संख्याओं को हम प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर इसी में एक और सवाल पूछ दिया है, कह रहा है कि बताइए कि कितनी सकारात्मक तो हम देख ले, या कह रहा है या नकारात्मक हो सकती हैं। तो देखिए 1088 संख्याओं में से 1000 जो 87 संख्या होंगी, 1000 जो 87 संख्या होंगी, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नकारात्मक ले लेंगे। इस बार निगेटिव ले रहे हैं 1087 संख्या को, कह रहा है कि अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्याएं ले सकते हैं। तो 1088 संख्याओं में से 1087 संख्याओं को हम नकारात्मक ले सकते हैं, और जो 1088वां संख्या जो होगी ना, ये बड़ी वाली संख्या, इसे सकारात्मक लेंगे और इतना सकारात्मक ले लेंगे कि ये 1087 जो संख्या है, ये जितनी नकारात्मक आई है उतना बड़ा इसको ले लेंगे। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही औसत तो हमें शून्य लाना था। तो अब तो स्पष्ट है ना कि 1088 संख्याओं में से 1087 संख्याएं अधिकतम सकारात्मक ले सकते हैं और नकारात्मक भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट, 1087 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे की क्लास अगले दिन कंटिन्यू होगी, ठीक है। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।